हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आज 26 जनवरी है। सबसे पहले आप सभी छात्रों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए छात्रों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। याद रखेंगे छात्रों, हमारे देश का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इन्हें 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया और इसी के अवसर पर इन्हीं को याद करने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया, 26 तारीख को ही क्यों लागू किया गया, इसके बारे में पता है आप लोगों को? आइए हम आज बताते हैं कि 26 तारीख को ही संविधान क्यों लागू किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उसी समय 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में झंडा फहराया गया था, यानी तिरंगा फहराया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार हमारे देश में तिरंगा फहराया गया था और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, लगातार हर एक साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। फिर हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। अतः हम लोग 26 जनवरी को भूल ना जाए, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। आज का टॉपिक है 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। जब 18वीं शताब्दी था तो उस समय यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हो रहा था, राष्ट्रवादी भावना का विकास कैसे हो रहा था, इसी के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में पूरा यूरोप छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। पूर्वी तथा मध्य यूरोप निरंकुश राजा के नियंत्रण में था। ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत था। हैब्सबर्ग में अलग अलग के भाषा, सांस्कृतिक, रहन सहन के लोग रहते थे। हंगरी की आधा आबादी मैंग्यार भाषा बोलती थी। हंगरी की आधा आबादी मैंग्यार भाषा बोलती थी, याद रखेंगे छात्रों। शेष अन्य भाषा बोलता था। अलग अलग जाति, भाषा, धर्म होने के बाद भी सभी एक साथ इसका एक ही कारण था वहाँ का निरंकुश शासन तथा धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास होने लगा। देखिए छात्रों, फ्रांस में क्या हो रहा था, वहाँ पर राष्ट्रवादी भावना का विकास तो हो ही रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी में अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग भाषा के लोग एक साथ रहने के बावजूद भी वहाँ पर राष्ट्रवादी भावना का विकास हो रहा था। अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रह रहे थे। आखिर कैसे रह रहे थे? इसका एक ही कारण था, वहाँ का निरंकुश शासक। वहाँ का जो निरंकुश शासक था लुई सोलामा, बहुत ही निरंकुश शासक करता था। इन्हीं के डर से अलग अलग भाषा के, जाति के, धर्म के लोग, जिसमें कोई मेल मिलाप नहीं था, फिर भी एक साथ मिलकर रह रहे थे। आखिर अत्याचार कितना दिन चलेगा, किसी भी शासक का अत्याचार कितना दिन चलेगा? धीरे धीरे उनमें गुस्सा फूटते गया और इसमें पूरे फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। हंगरी का जो भाषा था, हंगरी का आधा आबादी क्या बोलता था? मैंग्यार भाषा बोलता था। हंगरी का आधा आबादी मैंग्यार भाषा और शेष अन्य भाषा बोलती थी, है कि नहीं? आगे देखेंगे हम लोग, अलग अलग धर्म के लोग थे, इसमें सब मिलजुल के रहते थे, मिलजुल के रहने का कारण था कि निरंकुश शासक, वहाँ का जो शासक था निरंकुश था। जबरदस्ती उसको एक धागा में बांध कर रखने की कोशिश किया गया था। इसीलिए याद रखेंगे छात्रों कि जबरदस्ती किसी को हम बांध कर नहीं रख सकते हैं। थोड़ा दिन तक तो रख सकते हैं, लेकिन अत्यधिक दिन तक नहीं रख सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर राष्ट्रवादी का भावना का विकास धीरे धीरे होने लगा। अगला टॉपिक है
राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से तत्व सहायक थे, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में कुलीन, याद रखेंगे, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग तथा श्रमिक वर्ग, है ना, श्रमिक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। राष्ट्रवाद के विकास में 3 गो जो है ना वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पहला है कुलीन वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है श्रमिक वर्ग। अमीरों का वर्ग कुलीन वर्ग था, याद रखेंगे छात्रों, अमीरों का वर्ग कुलीन वर्ग था। जितने भी अमीर थे सभी कुलीन वर्ग में आते थे। अमीरों का वर्ग कुलीन वर्ग था। कुलीन क्या है समझिए, राजा से जो नीचे का जो पद होता है उन्हें कुलीन कहा जाता है ना। पुराने ज़माने के अनुसार से, जैसे अभी मंत्री हो गया, उस समय कुलीन हुआ करते थे। ये सब अमीर रहा करते थे। इनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी इनकी संख्या, है ना, कम थी, लेकिन धनी तथा पढ़े लिखे होने के कारण राजनीतिक तथा समाज पर अपना प्रभाव बनाए हुए था। बहुत ही पढ़े लिखे थे, जितने भी कुलीन थे सभी पढ़े लिखे थे और धनी थे, इसीलिए समाज पर और राज्य पर अपना प्रभाव बनाए हुए था। अगला वर्ग है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग बहुत ही बड़ा वर्ग था। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, नौकरी पेशा और अन्य व्यवसायी आते थे। ये वर्ग पढ़े लिखे होने के कारण अपना अधिकार जानते थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये सब क्या थे, पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे होने के कारण अपना अधिकार जानते थे, इसलिए कुलीन वर्ग का विशेषाधिकार को समाप्त कर राष्ट्रवादी भावना को जगाया। मध्यम वर्ग को ही बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। याद रखेंगे छात्रों, मध्यम वर्ग जो था सबसे बड़ा वर्ग था, है ना, और उसमें व्यापारी भी आता था, है ना, उसके बाद व्यवसाय भी आता था, नौकरी करने वाले भी लोग आते थे, है ना, और अन्य व्यवसाय करने वाले भी आते थे। मध्यम वर्ग था सबसे बड़ा, और इन्हीं वर्ग को कहते हैं बुजुर्गा वर्ग। याद रखेंगे, बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं, तो मध्यम वर्ग के कहते हैं। और पढ़े लिखे होने के कारण ये बहुत बड़ा वर्ग था ही, और ये अपना अधिकार जानते थे, जिसे कुलीन का जो विशेषाधिकार था, जन्मजात विशेषाधिकार, उनको समाप्त कर दिया। जन्मजात विशेषाधिकार क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस पद पर है उनके बाद उनका बेटा उन्हीं पद पर रहेगा। यही है जन्मजात विशेषाधिकार, जो मध्यम वर्ग ने समाप्त करवा दिया। और मध्यम वर्ग कुलीनों के विरुद्ध, है ना, या अन्य जो मतलब निरंकुश राजा था उनके विरुद्ध संघर्ष किया और राष्ट्रवादी भावना को जगाया। आगे देखते हैं, तीसरा वर्ग है मजदूर या श्रमिक वर्ग। ये वर्ग भी काफ़ी बड़ा था। इनकी भी संख्या काफ़ी बड़ा था। ये गरीब होने के साथ साथ अनपढ़ थे। गरीब तो थे ही लेकिन अनपढ़ थे, इसलिए ये अपना अधिकार नहीं जानते थे। इसलिए इनका शोषण कुलीन वर्ग करता था। इनका शोषण जो है कुलीन वर्ग करता था। और मध्यम वर्ग के उदय के बाद इनमें भी राष्ट्रवादी की भावना का जागृत हुआ। मध्यम वर्ग का जब उदय हो गया तो इनमें भी राष्ट्रवादी भावना जागृत हो गया। कुलीन वर्ग जो था ये श्रमिक वर्ग से, मजदूर वर्ग से, है ना, भू दासत्व के प्रक्रिया से छोटे मजदूरों से, है ना, किसान से खेती करवाता था और उनसे अधिक मात्रा में कर वसूलता था। मध्यम वर्ग के जो कुलीन वर्ग के परिवार के लोग थे ये बहुत छोटे थे, बहुत कम थे, लेकिन राजमहलों में निवास करते थे, भोग विलास करते थे। वहीं पे गरीब लोग को खाने के लिए अन्न नहीं था। इन्हीं से कर लेकर ये ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे कुलीन वर्ग के लोग। इसीलिए, है ना, गरीब वर्ग के लोग यानी कि श्रमिक वर्ग के लोग के अंदर, है ना, राष्ट्रवादी भावना की जागृत हुआ और सबों ने मिलकर कुलीन वर्ग के जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक है रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है? राष्ट्रवाद के विकास में कला, साहित्य, संगीत, लोक कथा, भाषा, चित्रकला का सहयोग लिया जाए तो इसे रूमानीवाद कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के विकास में अगर संस्कृति के माध्यम से, है ना, से राष्ट्रवाद का विकास हो तो उन्हें रूमानीवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में जो चित्र बनाया गया था उनमें नारी को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में दिखाया गया था। नारी को क्या दिखाया गया था? राष्ट्र के प्रतीक, यानी कि राष्ट्र के जो प्रतीक है वह नारी है, यह दिखाया गया था।
है ना। जैसे फ्रांस, फ्रांस में मारियान, फ्रांस में मारियान नारी का चित्र दिखाया गया था। और जर्मनी में जर्मेनिया, जर्मनी में जर्मेनिया नारी का चित्र राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में दिखाया गया था, है ना। यानी कि रोमानीवाद में क्या हो जाएगा कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का सहारा लेगा, जो भी व्यक्ति राष्ट्रवाद के विकास में कला का, साहित्य का, है ना, संगीत का, लोक कथा, चित्रकला का सहारा लेगा, उन्हें रोमानीवाद कहते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि संस्कृति क्या है ना। याद रखेंगे छात्रों, संस्कृति को पहले समझिए कि संस्कृति क्या है। संस्कृति आखिर है क्या चीज़? हमारा वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा, भाषा, धर्म, इस सभी से जुड़े जो भी भावनाएं होती हैं, इस सभी से जुड़े जो भी चीज़ होती है, इन्हीं को हम लोग संस्कृति कहते हैं। हमें अपना संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जैसे हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग को क्या कहेंगे, सब बिहारी कहता है। ऐसे भी हम लोग बिहार के हैं तो बिहारी, जो बिहार का जो संस्कृति है, जो अपना छठ पर्व है, जो अपना रहन सहन है, जो हमारा स्टाइल है कि हम लोग गमछा लेकर चलते हैं, ये हमारा संस्कृति है। तो इन पे हमें गर्व करना चाहिए, न कि हमें लाज आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि तुम बिहारी हो, देखो गमछा लेकर चलते हो, तो उनको जवाब देना चाहिए कि हम लोग बिहारी है, और गर्व से कहेंगे कि हम लोग बिहारी है। ये हमारा गमछा शान है, न कि अपमान है। इन्हीं गमछा के बदौलत हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना पसीना भी पोंछ लेते हैं। इन्हीं गमछा के बदौलत कभी कभी हम लोग को ठंड में भी सहायता मिलता है, जहाँ भी मर्जी बिछा कर भी सो सकते हैं। इन्हीं गमछा के बदौलत हम लोग किसी का इज्जत बचा सकते हैं। इन्हीं गमछा के बदौलत ये गमछा कभी कभी अस्त्र का भी काम करता है। इसीलिए इन गमछाओं पर हमें शान है, और हमें अपना संस्कृति को बचा कर रखना है। अगर कोई बिहारी को कहे कि बिहारी हो तुम, गमछा लेके घूमते हो, तो उन्हें अपना जवाब बखूबी देने आना चाहिए, और गर्व से बोलो कि हम बिहारी हैं। जय हिंद।